हेलो गाइस, आज का मेरा क्लासेस में क्लास 12th की केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का पार्ट 1 सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। कौन सा अवस्था? ठोस अवस्था, जो पहला चैप्टर है कक्षा 12 की केमिस्ट्री का। इसके बारे में हम जानेंगे कि ठोस अवस्था क्या है। इससे पहले ये ठोस अवस्था आए कैसे, तो जो द्रव्य हैं, जो पदार्थ होते हैं, उसको जब भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था पे बांटा जाता है तो उसमें पहला जो आपका मुख्य पार्टिकल्स निकल के आते हैं भौतिक अवस्था के आधार पे, वो होते हैं सॉलिड। क्या होते हैं? सॉलिड। तो उस सॉलिड के बारे में जानेंगे। तो पदार्थ क्या है या द्रव्य क्या है? तो विश्व के वे अपव्यय जो स्थान घेरते हैं, जिसमें जड़त्व या द्रव्यमान होती है, जो गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न कर सकती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य पदार्थ कहते हैं। उसी का पहला पार्ट भौतिक अवस्था पर है सॉलिड। सॉलिड जो होते हैं, इसके अंदर जो घटक और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। किसके द्वारा? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ये आपका अंतरा अणु स्थान है। अंतरा अणु स्थान जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये घटक कण है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। ये घटक कण हो सकते हैं क्या क्या? परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। इसलिए इन घटक कणों के बीच जो बल लगेगा वो बल कहलाएगा अंतरा अणु बल। क्या कहलाएगा? अंतरा अणु बल, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इसी फोर्स के द्वारा ये घटक कण एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं, और इतने करीब, इतने क्लोज होते हैं कि इनके बीच खाली जगह बहुत कम होती है, जिनके तुलना में द्रव अवस्था की तुलना में और गैस अवस्था की तुलना में। ये गैस स्टेट है और ये लिक्विड स्टेट। इन सभी दोनों अवस्थाओं को देखा जाए तो उससे बहुत क्लोजली पैक होते हैं घटक कण ठोस अवस्था के। किसके कारण? अंतरा अणु बल के कारण। जब अंतरा अणु फोर्स प्रबल होती है तो ये घटक कण एक दूसरे के निकट आते हैं और इनके बीच अंतर स्थान बहुत कम होती है, जिसके कारण इसे हम दबा नहीं सकते। अर्थात इनमें संपीड़न की जो क्षमता होती है नगण्य होती है, संपीड़ित नहीं हो सकते, संपीड़ित नहीं हो सकते, जिस तरह से हमारी ये अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें कहते क्या है? Those state of matters in which constituent particles are closely packed by intramolecular force is known as solid। यानी द्रव्य की वे अवस्था है जिसमें घटक कण अंतरा अणु बल के द्वारा, एक प्रबल अंतरा अणु बल के द्वारा जालक में संवृत संकुलित रहते हैं, जिसके कारण वो गति करने में असमर्थ होते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठोस। क्या कहते हैं? ठोस। यदि हम इस पर दाब भी लगाते हैं तो इनके अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है, उस गतिज ऊर्जा के कारण ये अपने ही स्थान पर दोलन गति करते हैं। इसलिए इनकी आकार और आयतन निश्चित होती है, आकृति भी निश्चित होती है। जिस बर्तन में डाल रखा जाता है उसके आकृति से इनकी आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती, तो वो होती है ठोस। फिर सुन लीजिए परिभाषा। Those state of matter in which constituent particles are closely packed by the intramolecular force known as solid। अर्थात द्रव्य की वे अवस्थाएं जिसमें अपव्यय कण या घटक कण प्रबल अंतरा अणु बल के द्वारा जालक में संकुलित रहते हैं, उसे हम ठोस कहते हैं। और ये गति करने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। ठोस की प्रॉपर्टीज जानेंगे हम। इतना जानने के बाद हम क्या जानेंगे? ठोस की प्रॉपर्टीज। फिर सुन लीजिए परिभाषा एक बार ताकि याद हो जाए आपको।
द्रव्य की वे अवस्थाएं जिसमें घटक कण प्रबल अंतरा आणविक बल के द्वारा जालक में सन्निविष्ट संकुलित होते हैं, जिसके कारण गति करने में असमर्थ होते हैं, उसे हम ठोस कहते हैं। अब इसकी हम जानेंगे गुण। गुण में सबसे पहला ठोस क्या होता है? कठोर होता है। तो हम जानेंगे क्यों ठोस कठोर होते हैं। तो कठोर इसलिए होते हैं कि इनके अंदर जो अंतरा आणविक बल होती है वो प्रबल होती हैं। प्रबल होने के कारण इन पर बाह्य दाब डालने पर गतिज ऊर्जा जो आती है, गतिज ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, उनके कारण ये दोलन गति उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण ये माना जाता है कि ठोस क्या है? बहुत ही कठोर है। दूसरा गुण क्या है? इसकी आकार और आयतन क्या होती है? निश्चित होती है, और ये किसी भी बर्तन में रखा जाए अपने आकृति को परिवर्तित नहीं करते। दूसरा गुण है। तीसरा गुण क्या है? ये असंपीड्य होते हैं, यानी इनमें संपीड़न की क्षमता नगण्य होती है। असंपीड्य होती है यानी संपीड़न की क्षमता क्या होती है? नगण्य। संपीड़न का मतलब कंप्रेसिबिलिटी, यानी दबाने की क्षमता। क्या किसी ठोस को आप दबा पाएंगे? नहीं, नगण्य होती है। चौथा गुण है इसका कि इनमें विसरण की जो दर होती है वह ठोस में जो विसरण की दर होती है वह द्रव और गैस की तुलना में नगण्य होती है। ठोस में जो विसरण की दर होती है वह द्रव और गैस की तुलना में नगण्य होती है। ये इनके चौथा गुण है। पांचवा गुण है कि ठोस की जो घनत्व होती है, यानी ये हाई डेंसिटी को रखता है, अधिक घनत्व को प्रदर्शित करता है। तो ये है ठोस के गुण। उसके बाद से हम जानेंगे ठोस के वर्गीकरण। ठोस के वर्गीकरण। ठोस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन, तो ये क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे ठोस में उपस्थित अवयव कणों की व्यवस्था के आधार पे पढ़ेंगे। किसके आधार पे? यानी ठोसों को वर्गीकृत किया गया है किसके आधार पर? तो ठोस में उपस्थित घटक कण। तो घटक कण हम बताएं परमाणु, अणु या आयन। तो उनकी व्यवस्था कैसी है उसके आधार पर हम ठोस का वर्गीकरण करेंगे। तो ये ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, यानी इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये होगा एमार्फस सॉलिड। एमार्फस यानी जिसकी कोई निश्चित आकृति ही न हो उसे क्या कहते हैं? एमार्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है कि इस सॉलिड में जो घटक कण होंगे, घटक कण जो होते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं परमाणु, अणु या आयन, यह त्रिविम अवस्था में एक निश्चित ज्यामिति के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे देख लीजिए घटक कण हम ले लें, तो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे क्वार्टस, काटेंगे तो समान मात्रा में क्या हो जाएगी? ये डिवाइड हो सकती है। यह है क्रिस्टलीय ठोस की पहचान, यानी वे ठोस जिसमें घटक कण त्रिविम अवस्था में एक निश्चित ज्यामिति के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये लॉन्ग ऑर्डर्स वाले होते हैं। या ये क्रिस्टलीय ठोस को अगर जो हम डिवाइड करना चाहें तो दो बराबर भागों में क्या कर सकते हैं? इसको डिवाइड कर सकते हैं। जबकि इस तरह की कंडीशन आप क्रिस्टलीय ठोस में नहीं होती है। विषम दैशिक होते हैं। क्या होते हैं ये? विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। विषम दैशिक। ये क्या होते हैं? समदैशिक प्रकृति के होते हैं। यानी विषम दैशिक मतलब इनके जो
भौतिक गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। और इसमें जो आपकी भौतिक गुण होती हैं वो सारी अवस्थाओं में क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ये क्रिस्टलीय ठोस, वे ठोस जिसमें घटक कण एक निश्चित ज्यामिति के अंतर्गत त्रिविम अवस्था में व्यवस्थित रहते हैं उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिसमें घटक कण एक निश्चित ज्यामिति के अंतर्गत त्रिविम अवस्था में व्यवस्थित नहीं रहते उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अर्थात एमार्फस इंडिकेट करता है कि एमार्फस मतलब जिसकी कोई आकृति ही न हो। उसके बाद से आता है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। किस ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस का। आपको मैं बता दूं कि ठोस का वर्गीकरण किसके आधार पर हुआ, घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर, जो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस हुआ। तो फिर क्रिस्टलीय ठोस में जो वर्गीकरण करेंगे इसमें उपस्थित बंध या बल के आधार पर होगी। तो सबसे पहला होगा आपका आणविक ठोस। क्या होगा, आणविक ठोस। आणविक ठोस को बांटा गया है 3 भागों में, जो अणु के बीच, यानी वे ठोस जिनके घटक कण अणु ही होंगे उसे क्या कहते हैं, आणविक ठोस। ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन आणविक ठोस। तो आणविक ठोस क्या है, वे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें घटक कण सिर्फ और सिर्फ अणु ही होंगे उसे हम क्या कहेंगे, आणविक ठोस कहेंगे। अब ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन। तो अध्रुवीय आणविक ठोस जिसमें वान डेर वाल बल पाए जाते हैं उसे हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जो आयनों के बीच पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। हाइड्रोजन बंध वे आणविक वे ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं उसे हम हाइड्रोजन आणविक ठोस कहते हैं। उसके बाद से आता है आपका आयनिक ठोस, यानी वे ठोस जिनके घटक कण सिर्फ और सिर्फ आयन ही होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस। उसके बाद से आता है सहसंयोजक ठोस। क्या आता है, सहसंयोजक ठोस। इसको जालक ठोस भी कहते हैं क्योंकि सहसंयोजक बंध के द्वारा एक लंबी जाल का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे हम सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका धात्विक ठोस। क्या आता है, धात्विक ठोस। तो ये कुल कितने हुए, 1 2 3 और 4 टाइप के ये क्रिस्टलीय ठोस के क्या हुए, प्रकार हुए, जिनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए आगे की चीज आपको समझ में आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये सारी पार्ट जानने के लिए, इसका डिफिनीशन जानने के लिए पार्ट 2 के लिए आप तैयार रहें कि इन सारी चीज़ों के बारे में पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और समझ में आया हो तो इस पॉइंट को, इस लेक्चर को आप शेयर करें। और जो इसमें आपको समझ में न आया हो कमेंट करके पूछ लें। तब तक के लिए